नमस्कार, वेलकम इन प्रॉपर्टी गुरु। स्वागत है आपका इस शो में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। प्रॉपर्टी की सभी जरूरी जानकारियों के साथ साथ हम इस शो में आपको देंगे आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े इन्वेस्टमेंट और लीगल सवालों के जवाब। साथ ही आपको बताएंगे प्रॉपर्टी बाजार का ताजा हाल। तो आइए करते हैं आज के शो की शुरुआत और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज खास। आज शो में हम आपको बताएंगे देश के अलग अलग हिस्सों में प्रॉपर्टी किस कीमत पर बिक रही है। प्रॉपर्टी निवेश के लिहाज से पुणे में आपके लिए है क्या ऑप्शन, करेंगे अपने एक्सपर्ट से चर्चा पुणे के रियल एस्टेट मार्केट पर। और टेरेस पर बने गैर कानूनी पेंट हाउस के खिलाफ क्या कर सकते हैं आप, देंगे प्रॉपर्टी से जुड़े आपके ऐसे ही कानूनी सवालों के जवाब। तो आइए शो की शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टी निवेश से जुड़े आपके सवालों के साथ। और इस पर सलाह देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है नाइट फ्रैंक इंडिया के नेशनल डायरेक्टर अमित गोयनका। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो आइए लेते हैं अपने पहले कॉलर को, जो है संजय विश्वकर्मा, दुबई से फोन किया इन्होंने। संजय जी, पूछिए अपना सवाल। मॉर्निंग मिस्टर अमित एंड विपिन जी। Actually, I have purchased one flat in Pune, the project called Dwarika Township as Talegaon Road, Chakan Talegaon Road by the Naik Naware. Just I wanted to know the suggestion from you that what will be the appreciation and the development and the every point of view, you know. जी जरूर, क्या सलाह होगी इनके लिए? संजय जी, चाकन तालेगांव बेल्ट सबसे उभरता हुआ बेल्ट माना जाता है क्योंकि दो स्टोरीज हैं पुणे की जो काफ़ी मान्य हैं। एक तो जो पूरी आईटी स्टोरी जो आपको हिंजेवाड़ी वाकड़ की तरफ आपको नज़र आती है, दूसरी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टोरी है जो आपको तालेगांव चाकन में नज़र आती है। दोनों में प्राइस में काफ़ी अंतर है क्योंकि ये अलग अलग डेमोग्राफिक सेगमेंट को केटर करता है। अगर आप तालेगांव चाकन के आप जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, काफ़ी बेहतरीन प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है। वहाँ पर कई और प्रोजेक्ट्स भी हैं नाइक नावरे के इसी विसिनिटी में। उसके अलावा तालेगांव चाकन में काफ़ी सारे अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स माने जा रहे हैं क्योंकि आज के तारीख में अगर आपको 3000 के अंदर कोई स्टॉक खरीदना है पुणे में तो इसी बेल्ट में उपलब्ध है। टिपिकली पुणे में प्राइसेस जो हैं वो 2500-2700 से शुरू होकर तकरीबन 4000 रुपये तक अटकी हैं उस माइक्रो मार्केट एरियाज़ में। और यही स्टोरी हमने धानोरी, वागोली, हड़पसर, वाकड़, कई अन्य माइक्रो मार्केट्स में यही ट्रेंड ऑब्जर्व किया है। तो हमारी अपेक्षा यही रहेगी इस प्रोजेक्ट से कि अब जो प्रोजेक्ट के प्राइसेस हैं जो 2800-2900 के अंदर आपको इंक्लूसिव मिलते हैं, वो चढ़कर करीब 3500 से 4000 रुपये होने चाहिए अगले 1.5 से 2 सालों में। क्योंकि स्टॉक काफ़ी आ रहा है तो इतना अंतर लग ही जाएगा, थोड़ी सी प्राइस अप्रिसिएशन आपको देखने में। मगर माइक्रो मार्केट स्ट्रॉन्ग है और इसमें बने रहने में कोई हरकत नहीं है। बहरहाल अगला कॉल भी हमारे पास पुणे से है। संदीप पेशवे साहब हमारे साथ मौजूद है। संदीप जी, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरा सवाल ये है कि एज ए इन्वेस्टर मैं फ्लैट में इन्वेस्ट करूं तो मेरे को रेंट मिलता है जी, पर ओपन लैंड में इन्वेस्ट करूं तो मैं उसका एप्रिसिएशन ज्यादा आता है जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि सबसे फायदेमंद एज ए इन्वेस्टर कौन सा इन्वेस्टमेंट होता है? जी, अच्छा, आप किसी शहर विशेष के लिहाज से प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? मतलब अगर आप पुणे से हैं तो पुणे में ही? हाँ, पुणे में। और पुणे में किस एरिया में इन्वेस्ट किया जाए? जी, तो हमें यहाँ 2 सवाल हैं कि एक तो लैंड बेहतर रहेगी या फ्लैट, और अगर जो भी है तो फिर एरिया कौन सा चूज करें पुणे के लिहाज से? सही बात है। देखिए, पुणे एक काफ़ी आकर्षक शहर है इन्वेस्टमेंट के लिए क्योंकि यहाँ पे निवेशक भी हैं मगर उतने ही ज़्यादा एंड ग्राहक हैं, उतने ही ज़्यादा कंजम्पशन लेड डिमांड है। अगर आप दोनों एसेट क्लासेस के बीच में अगर आप चुनौती करना चाहेंगे तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। पहली बात तो आपको रियल एस्टेट की कितनी ज़्यादा समझ है, कितना आप स्टडी कर चुके हैं उसके लीगल इश्यूज़ के बारे में, उसके एक्विजिशन इश्यूज़ के बारे में, क्योंकि जो लैंड है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और उसमें कई सारी टाइटल रिलेटेड इश्यूज़ हो सकती हैं, डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज़ हो सकती हैं। तो सिर्फ डेवलपर से लैंड की टुकड़ी खरीद लेने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। उसके ऊपर आपको कितना डेवलपमेंट एफएसआई मिलेगा, क्या बिल्डिंग प्लान सबमिट करने पड़ेंगे आगे अगर आप खुद का कोई विला या बंगलो बनाना चाहें, तो ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको रखनी पड़ती है। और ये निवेश नॉर्मली एक लंबे अरसे के लिए आपको करना होता है। करीब 7 से 10 साल का अगर आप होराइजन लें तो आप लैंड की तरफ देख सकते हैं। जहाँ तक अपार्टमेंट इन्वेस्टमेंट का सवाल है तो अपार्टमेंट इन्वेस्टमेंट में उतना कम नॉलेज
से काम हो जाता है क्योंकि सारे अप्रूवल्स आ गए होते हैं। आप एडवांस डेवलपमेंट में निवेश करिए जहां पे आपको ऑलरेडी अप्रूवल्स दिखाई देते हैं, कंस्ट्रक्शन दिखाई देता है, और ये लिक्विड इन्वेस्टमेंट भी है जो 2 से 5 साल के बीच में आप उसको चर्न कर सकते हैं। तो आपके निवेश के होराइजन पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे उसको पैसा लगाएंगे। जहाँ तक माइक्रो मार्केट्स का सवाल है, तो जैसे हमने बताया कि कई उभरते माइक्रो मार्केट से आज के तारीख में हिंजेवाड़ी के आसपास में जो नए माइक्रो मार्केट्स का इमरजेंस हुआ है, चाहे वो न्यू बानेर हो, आउंद एनेक्स हो, वाकड़ हो, या फिर आप दूसरे सेक्टर में जाएं तो हड़पसर की तरफ भी काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए हैं। तालेगांव चाकन का हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की कि इंडस्ट्रियल बेल्ट है। उसके अलावा अगर आप दूसरा इंडस्ट्रियल बेल्ट देखना चाहें तो अभी भी पिंपरी चिंचवड़ में बहुत ज़्यादा रुचि है, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है। तो ये इमर्जिंग माइक्रो मार्केट्स हैं जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ग्रोथ नज़र आएगी। तो इस पे आप, और क्योंकि एंट्री प्राइसेस कम है तो इसके लिए आपको अप्रिसिएशन का परसेंटेज पोटेंशियल आपको ज्यादा दिखता है, चाहे अगर एब्सोल्यूट नहीं भी हो तो। हमारे अगले कॉलर आ रहे हैं, राजू सिंह साहब फोन लाइन पर हैं। राजू, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्कार। मैं राजू सिंह पुणे से बोल रहा हूँ जी। रिसेंटली मैंने वाकड़ ताथावाड़ी में 2 BHK फ्लैट बुक किया था 2900 की रेट से जी। मुझे ये जानना है कि क्योंकि ताथावाड़ी अभी अपकमिंग एरिया है कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या रहेगी, कि वहाँ पे ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, मतलब कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। राइट। तो मुझे देखना कि 5 साल डाउन द लाइन उसकी कोई अच्छी रिटर्न्स हो सकती है उस पर्टिकुलर एरिया की, ताथावाड़ी की। जी, बहुत बढ़िया। इनके लिए क्या सलाह होगी हमें? देखिए, ये आपका माइक्रो मार्केट का चुनाव काफ़ी अच्छा है हमारे अनुसार, क्योंकि अभी हमने चर्चा की कि जो बेनिफिट्स आपको हिंजेवाड़ी में दिखे हैं, जहाँ पे 2500, 2600, 2700 के प्राइस चलते थे, आज जो 5000 के ऊपर चलने लगे हैं पिछले 2-3 साल के अंतर में। यही स्टोरी हमको अभी वाकड़ में नज़र आती दिखती है, क्योंकि जो हिंजेवाड़ी का बेनिफिट है, जो 5000 में अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जो 5,500-6 हज़ार तक प्राइस नहीं दे पाएंगे, वो वाकड़ की तरफ अब अपना रुख कर चुके हैं। और इसके लिए अगर आप देखें तो काफ़ी प्रख्यात डेवलपर्स ने अपने प्रोजेक्ट्स वहाँ पर शुरू किए हैं। आपको कई सारे वहाँ भी चुनौतियाँ मिलती हैं, जैसे आप प्राइड पर्पल का टर्कोइस देख लीजिए, गोयल गंगा का आपके पास 3 प्रोजेक्ट्स हैं इनफैक्ट वहाँ पर। उसके अलावा भी आपके पास आशियाना और कई डेवलपर्स के आपको उस माइक्रो मार्केट में काफ़ी हाई एंड और अच्छी क्वालिटी के डेवलपमेंट्स मिलते हैं, मगर जो प्राइस पॉइंट्स है वो अभी भी 3500 के रेंज में आपको उपलब्ध होती है। मतलब उसका अप्रिसिएशन पोटेंशियल जो है वो 4, 4,500, 5,000 तक जाने का हमको स्कोप लगता है, क्योंकि वो इमर्जिंग माइक्रो मार्केट है। तो ये डेफिनेटली अच्छा माइक्रो मार्केट रहेगा, आप उसको गंभीरता से इसके बारे में सोच सकते हैं। और इसी के साथ आज हमने चर्चा की पुणे पे बहुत विस्तार से कि पुणे का मार्केट कैसा है, लेकिन अब इस चर्चा को विराम देने का वक्त आ गया। अमित, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों को जवाब दिए। लेकिन अगर आपके मन में भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवाल हैं तो आप अपने नाम, पते और फोन नंबर के साथ हमें लिखिए pg@moneycontrol.com पर। आगे देंगे आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े लीगल सवालों के जवाब लीगल एक्सपर्ट उदय वावीकर के साथ। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और अब बारी है आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी लीगल प्रॉब्लम्स को सुलझाने की, और इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है लीगल एक्सपर्ट उदय वावीकर। उदय जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो आइए उदय जी के साथ आपकी कानूनी उलझनों को सुलझाने का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले कॉलर हमारे पास आ रहे हैं हैदराबाद से, असगर साहब। असगर साहब, पूछे अपना सवाल। हमारा एक अपार्टमेंट है यहाँ पे 5 फ्लोर्स का जी। उस पे एक इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है पेंट हाउस ऊपर जी। 6th फ्लोर में। तो बिल्डर हैज रजिस्टर्ड पेंट हाउस एज वेल एज द टेरेस। तो अभी जो पेंट हाउस में है उन्होंने एक गेट बना के रखा, लॉकिंग दैट गेट, saying that no one can enter the terrace। जी। तो इसका मसला ऐसा है कि हर फ्लोर में 5 फ्लैट है, तो टोटल 25 फ्लैट्स है एंड दैट्स अ कॉमन प्रॉपर्टी। जी जी।
द कॉमन प्रॉपर्टी। और यहाँ पे ताला डाल के लॉक करके किसी को ऊपर जाने का परमिशन नहीं है, अलाउड नहीं है। पेंट हाउस वाला विल नॉट एंटर टू एनीवन। राइट, तो आप जानना चाहते हैं कि अब जबकि ऐसा कर दिया है बिल्डर ने, तो आप क्या एक्शन उनके खिलाफ ले सकते हैं और ये चीज क्या कानूनन गलत है या सही है? क्या सलाह होगी इस असगर मियां को मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड है? हाँ, सोसाइटी रजिस्टर्ड है। और सोसाइटी ने कोई एक्शन नहीं लिया? सोसाइटी से एक केस भी बना हुआ है उनके ऊपर, और सीम्स लाइक वो 4 साल से ऐसे ही पेंडिंग है। मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि आप एक सोसाइटी मेंबर के नाते और फ्लैट खरीदार के नाते दोनों तरफ से आपके हैदराबाद में ग्राहक मंच है, इस ग्राहक मंच के सामने तकरार गुजारिश आप कर सकते हैं। कॉमन टेरेस जो है ओपन स्पेस, हैदराबाद में भी एक एक्ट है खास जो कहता है कि कॉमन टेरेस बेचा नहीं जा सकता, ओपन स्पेसेस बेचे नहीं जा सकती। तो वहाँ पे आप अंतरिम आदेश लेके वो दरवाज़ा खुलवा सकते हैं, सबके लिए कॉमन एंट्रेंस करा सकते हैं। ये आसान मामला होगा। नहीं तो आप सिटी सिविल कोर्ट में स्पेसिफिक रिलीफ के लिए भी जा सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन आपके लिए ओपन है, और उसमें सोसाइटी को भी पार्टी करना ज़रूरी होगा, आपको अपोजिट पार्टी करके, आपके सामने वाली पार्टी करके। अगर ग्राहक मंच जल्दी जल्दी आपको दे देगा, और शायद सिटी सिविल में थोड़ा समय लगेगा, पैसा ज़्यादा लगेगा, इसके लिए ग्राहक मंच ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ग्राहक मंच में भी आप अंतरिम आदेश ले सकते हैं। आजकल वो धारा 17B करके है, उसमें आपको तुरंत रिलीफ 6-8 महीने के अंदर मिल जाएगा। कम से कम गेट तो खुल जाएगा टेरेस का। बाकी वो लीगल है इलीगल है वो कंज्यूमर कोर्ट भी डिसाइड कर सकता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ओपन स्पेसेस पे नहीं किया जा सकता, ओपन स्पेसेस नहीं सेल की जाती, बशर्ते वो आपकी कॉमन टेरेस हो। आगे बढ़ेंगे, अगले कॉलर है हमारे पास दिल्ली से अमित गोयल साहब। अमित जी पूछे अपना सवाल। उदय जी, मैंने एक रीसेल में फ्लैट लिया है सोनीपत कुंडली में। ओरिजिनल बायर ने इनिशियली पार्किंग ऑफ नहीं की थी, अभी 3-4 महीने पहले बिल्डर ने पोजेशन ऑफर कर दिया है, एंड उनकी फाइनल डिमांड के हिसाब से मैंने सारे पैसे भी जमा कर दिए हैं। नाउ बिल्डर इज आस्किंग कि मुझे पार्किंग के लिए कंपलसरी पेमेंट करनी होगी, बिना पार्किंग के वो लोग मुझे पोजेशन नहीं देंगे। तो मैंने उनको जो हमारा बिल्डर बायर एग्रीमेंट जो ओरिजिनल बायर के साथ हुआ था, एक्चुअली आई हैव गॉन थ्रू दिस एग्रीमेंट, वहां पे कोई भी ऐसा क्लॉज नहीं है जो कंपलसरी पार्किंग के लिए बोलता है। तो इस कंडीशंस में मतलब मुझे तो पार्किंग के पैसे देने कंपलसरी हैं। जी, आपको पार्किंग के पैसे देने कंपलसरी नहीं है, क्योंकि अगर ओपन स्पेस में पार्किंग है या स्टील पार्किंग भी है जहां FSI नहीं यूज किया, मगर ये फ्लैट कहाँ पे खरीदा? दिल्ली में खरीदा ना आपने? ये कुंडली में है। हाँ, कुंडली में है, तो ओरिजिनल उनका कोई एग्रीमेंट भी नहीं है पार्किंग का कि पार्किंग बेचा है करके। नॉर्मली क्या होता है कि सोसाइटी का हक बनता है। क्या आपके यहाँ रजिस्टर्ड सोसाइटी है? ये TDI बिल्डर है। TDI बिल्डर है, तो बिल्डर ओपन पार्किंग स्पेस नहीं बेच सकता अगर उसने FSI यूज किया हो, और अगर पार्किंग का पहले एग्रीमेंट में नहीं है तो बिल्डर आपसे अलग से पैसा नहीं मांग सकता। आप सिटी सिविल में कोर्ट में दावा दर्ज करके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस स्पेसिफिक रिलीफ आप ले सकते हैं। आप उसके लिए जाके स्टे ले सकते हैं, या बिल्डर को पैसे देके फिर वो पैसे रिकवरी सूट भी आप फाइल कर सकते हैं। वो भी सिटी सिविल में आप सिविल डैमेजेस के साथ क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्लैट रीसेल का है। अगर आपकी डायरेक्टली बिल्डर के साथ एग्रीमेंट होती तो आप कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते थे, मगर ये एग्रीमेंट आपका रीसेल का होने के नाते आपको सिटी सिविल जाके मामला दर्ज करके या तो आप पहले फ्लैट ले लीजिए और फिर उसको चैलेंज कर लिए ले पेमेंट देते वक्त इतना ज़रूर लिखे कि आप अंडर प्रोटेस्ट, यानी आप आपके कानूनी हक रखे ये काम कर रहे हैं और आप इसके लिए रेडी नहीं है पैसे देने के लिए। चलिए, तो ये हुई आपके लिए सलाह। और अब हमारे पास अगला कॉल जो कतार में वो है अमृतसर पंजाब से भूपिंदर सिंह साहब का। भूपिंदर पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी जी साहब, ऐसे है मेरे 2 बेटे हैं, दोनों को देशी नागरिकता लेके देश में गए हैं। अच्छा, तो मैं अमृतसर का वासी हूँ, मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है, और मेरी इच्छा है जब प्रॉपर्टी बेच के मैं अपने बच्चों के नाम पे जो पिता का फर्ज होता है उनके अकाउंट में पैसे जमा कर दूं, और मैं बुढ़ापे में उनके पास जाना चाहता हूँ अभी इसको बेच के। तो मुझे इसके बारे में गाइडलाइंस चाहिए
कि ये क्या प्रॉपर्टी मुझे अपने बेटे के नाम करनी पड़ेगी ताकि वो ट्रांसफर कर सके पैसे, या कैसे कर सकते हैं इसके बारे में, या बाद में ट्रांसफर करके मैं पावर ऑफ अटॉर्नी लेके मैं बेच सकता हूँ, बाद में उसके अंदर अकाउंट में पैसे जमा करवा सकूँ। मैं इसकी लीगल की फॉर्मेलिटीज और जानकारी चाहता हूँ जी। काफी पेचीदा लग रहा है मुझे ये सुनने में सवाल उदय जी। सवाल अच्छा है। इसमें ऐसा है इनकी, आप फॉरेन नेशनल तो नहीं है ना? मैं फॉरेन नेशनल नहीं हूँ, मैं इंटरनेशनल। बस आप इंडियन हो ना? हाँ जी। हाँ, भारतीय नागरिक होने के नाते आप बेच सकते हैं आपकी प्रॉपर्टी को, कोई दिक्कत नहीं। आप कोई टैक्स कंसल्टेंट से भी सलाह कर लीजिए इसमें कैपिटल गेन कितना पड़ेगा आपको। वो कैपिटल गेन देने के बाद ये पैसा आपका होगा। फिर आपका होने के नाते आपको दो ऑप्शन है। एक तो आप आपका विल बनाइए, वो पैसा ऑटोमेटिकली आपके बच्चों को जाएगा। दूसरा ऑप्शन, अगर उनको आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप ट्रांसफ़र भी ये पैसे कर सकते हो। इस पैसे पे अगर वो फॉरेन नेशनल्स है तो आरबीआई रेगुलेशंस का भी आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ जिक्र करना पड़ेगा, पर इसमें कोई रोक नहीं है। आपको बच्चे के नाम पे ट्रांसफ़र करके बेचना पड़ेगा, वो ज़्यादा पेचीदा होगा। सीधी बात यह है कि मोटा मोटी कि आप खुद ही बेच दो, पैसा ले लो, कैपिटल गेन जो भी उसके ऊपर आएगा वो दे दो, और वो पैसा चाहे विल के जरिए वो बाद में उनके पास जाएगा। अभी ट्रांसफ़र करना है तो अभी भी आप कर सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री है, बशर्ते आप आरबीआई की गाइडलाइंस और टैक्स कंसल्टेंट्स के साथ पहले कंसल्ट करें। इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, जहां पर अब हम दे रहे हैं आपके लीगल सवालों के जवाब। हमारे साथ बने हुए हैं लीगल एक्सपर्ट उदय वावीकर। तो आइए सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास कॉलर हैं बंगाल से, खड़गपुर वेस्ट बंगाल से फोन किया है ताहिर अली साहब ने। ताहिर साहब पूछिए अपना सवाल। जी मैं ताहिर अली खड़गपुर से बोल रहा हूँ। तो मैंने एक प्लॉट लिया था अपने बेटे के नाम पर। तो उन प्लॉट में मैं दो तला बिल्डिंग, डबल स्टोरी बिल्डिंग बनाए हैं जी। तो ये बिल्डिंग, ये प्रॉपर्टी का मालिक मैं बनना चाहता हूँ। मेरे नाम पर ये बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ, तो ये क्या पॉसिबल है? जी जरूर, इस पर आपको सलाह देते हैं। उदय जी क्या सलाह होगी? अगर आपका बेटा, जैसे मैं जानता हूँ, कॉलेज में था और वो अगर 18 साल के ऊपर, 21 साल के ऊपर है, मेजर है, तो आपको सिटी सिविल कोर्ट में जाके इस ट्रांजैक्शन को चैलेंज करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको कहना पड़ेगा कि ये बेनामी ट्रांजैक्शन हुआ है या पैसा आपका है, बेटे ने पैसा कहाँ से लाया, ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि पैसा आपने दिया है, पूरा बिल्डिंग तो आपने बनाया है। अगर आप सिद्ध करते हैं तो आपको इसका मालिकाना हक मिल सकता है। अगर बेटा आपके साथ है तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप सीधा बेटे से ट्रांसफ़र करवा सकते या बेटे से गिफ्ट भी ले सकते, दोनों चीज़ आप कर सकते। गिफ्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा ट्रांसफ़र से। चलिए, तो ये आपके लिए सलाह हुई, बहुत आसानी से आप इस काम को कर सकते हैं और कोई दिक्कत आपके लिए नहीं आएगी। अगले कॉलर हमारे पास अब आ रहे हैं, दिल्ली से जगत राम साहब ने फोन किया है। जी पूछिए अपना सवाल। सर ऐसा है कि हमारे माता जी की एक प्लॉट है यहाँ दिल्ली के अंदर जी। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी। और वो उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो मेरे बड़े भाई साहब और उनकी वाइफ के नाम है। अब वो ये जो पेपर है माता जी के नाम ट्रांसफर करना चाहते हैं, और इसमें जो है किसी भी प्रकार का जो मनी का कोई लेना देना नहीं है। कोई ऐसा रास्ता हो कि डॉक्यूमेंट्स बन जाए, प्रॉपर्टी के पेपर मम्मी के नाम ट्रांसफर हो जाए और पैसे का कोई इसमें वो ना हो। जी मैं शायद अगर जहां तक समझ पा रहा हूं तो ये पूछना चाह रहे हैं कि किस तरह से ट्रांसफर कर दें जहां कम से कम खर्चा आए। ये स्लम एरिया का घर है इनके पास, अगर, क्योंकि स्लम एरिया की अपनी कानून होता है। स्लम एरिया के कानून के अंदर अगर इनकी माताजी भी फोटो पास होल्डर है और उनको मिलना दिक्कत है और उनका अगर वोटिंग लिस्ट में नाम है, वहीं का एड्रेस है, तो ज़रूर ये ट्रांसफ़र करा सकते हैं। वो स्लम डेवलपमेंट अथॉरिटी से इनको अप्रूवल लेना पड़ेगा और उसमें कोई पैसे का दिक्कत नहीं है, मगर बशर्ते वो एलिजिबल हो उसके लिए, क्योंकि उनका फ़ोटो पास होना चाहिए, वहाँ शेड्यूल 2 में उनका नाम होना चाहिए। ये दोनों अगर है, वोटिंग लिस्ट है, वोटिंग कार्ड है, तो उसको मिल जाएगा ट्रांसफ़र, कोई प्रॉब्लम नहीं।
चलिए, तो ये जो भी यहाँ पर उदय जी आपको सलाह दे रहे हैं कि वोटिंग लिस्ट में नाम हो, शेड्यूल 2 में भी वहाँ पर जिक्र हो, तो ये चीज़ें आप जरा चेक कर लीजिए। अगर ये हैं तो किसी प्रकार के खर्चे के बिना आप ये ट्रांसफ़र करा सकते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर चीज़ें आपको एक बार चेक करनी होगी। और इसी के साथ अब हम आज के शो की समाप्ति करते हैं। उदय जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों की समस्याओं का समाधान बताया। प्रॉपर्टी गुरु में माफ़ कीजिए, आज के एपिसोड में हम यहीं पे आपसे विदा लेंगे, लेकिन अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे, देंगे आपको कुछ नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, साथ ही कुछ और सवालों के जवाब भी। आप अपने सवाल हमें ईमेल कर सकते हैं pg@moneycontrol.com पर। हमेशा की तरह आप अपना पता, फ़ोन नंबर हमें ज़रूर लिख दें ताकि हम आपसे संपर्क कराएं। तो फिलहाल आज के लिए लेते हैं आपसे विदा, अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।